for our first lecture and the launch of our academy, online academy विजन बायोलॉजी। मैं आपको सबसे पहले प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। हमने जो ये स्टार्ट किया है विजन बायोलॉजी का यूट्यूब पे, इस पे आपको हम पहला बैच, उड़ान बैच जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे हर एक स्टैंडर्ड और हर एक सब्जेक्ट के लिए, 11th से लेकर और नीचे स्टैंडर्ड्स के लिए हम 9th to 12th। और मैं आकिब खान आपका टीचर रहूंगा पॉलिटिकल साइंस के लिए 11th एंड 12th के लिए। और हमारा आज जो पहला टॉपिक रहेगा, ये तो सबको पता ही होगा, जो 11th जो है, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया होगा अपना सब्जेक्ट, तो उन्होंने 10th पास किया होगा। तो उस सिलसिले में आपको पॉलिटिकल साइंस एज ए प्राइम सब्जेक्ट लेने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है। और मैं आपको बता दूं कि आप पॉलिटिकल साइंस लेकर एक खुशकिस्मत सोच लेकर आप आगे जाएंगे और हमारे साथ जुड़कर आप पॉलिटिकल साइंस को नई राहों में और नए तरीकों से समझेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। बिफोर गोइंग टू टीच एनीथिंग और बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, you should have a clear understanding of a subject matter, its scope and its nature। आगे बढ़ने से पहले हम जो है आपको इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जो आपका कोर्स रहेगा 11th क्लास के लिए, उसमें जो हम आपको बाद में क्लास के बाद पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, उसमें रहेगा आपका सिलेबस रहेगा बाकायदा, और उसमें कौन सी रिसोर्स आपको इस्तेमाल करनी होंगी, वो किताब का नाम रहेगा, उसको फोटो रहेगा। और उसके अलावा सिर्फ आपको लेक्चर जो हम देंगे, आपके पास पेन और कॉपी होना चाहिए जब आप हमारा लेक्चर सुनोगे। उन रिसोर्स के अलावा आप एक वो किताबें पढ़ेंगे, एनसीईआरटीज रहेंगे वो आपकी बेसिक, और हमारा लेक्चर इसके नोट्स आप बनाएंगे। और आगे जाकर आपको किसी भी तरह की किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी पॉलिटिकल साइंस में। ये खासकर 11th क्लास के बच्चों के लिए है। तो आगे चलते हैं पॉलिटिकल साइंस को समझने और इसको सही तरीके से इस्तेमाल अपनी जिंदगी में कैसे करें हम, तो ये समझते हैं। पॉलिटिकल साइंस हर एक लिविंग सब्जेक्ट है। ये नहीं सिर्फ आपको 11th से मिला है। जब आप पैदा होते हो तो आपकी बर्थ से लेकर आपके कितने साल आप जियोगे, वो आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में जीते हो। वो कैसे? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं ताकि फिर आपको पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन में हम जाएं। पहले आपको एक प्रीकंसेप्शन आइडिया होना चाहिए कि हम जो है अगर हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, हम इसको फील कैसे करें। अगर आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे या उससे ज्यादा होंगे, जब आपके घर में जो आपका डैडी होगा वो डिसीजन मेकिंग होगा, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगा। उसके बाद मां का होता है, उसके बाद अगर बड़ा भाई है, उसका बड़ी बहन हो। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आप कैसे पॉलिटिकल साइंस में हो घर में भी। अगर आप स्कूल जाते हो, आपने किसी हायर सेकेंडरी में ज्वाइन किया आफ्टर 11th 10th पास करने के बाद, तो आप वहां देखते हो अपीयरेंस, वहां की अपीयरेंस होती है बच्चों के साथ, आप क्लासमेट्स के साथ जब आप मिलते हो तो वहां आप देखते हो किसी के पास आईफोन है, किसी के पास कलरफुल बैग है, किसी के पास अच्छे कपड़े हैं। और फिर वो करते हैं आप उसमें कि आप देखते हो कि आपकी फीलिंग होती है कि मेरे पास भी जो है इस तरह की चीजें हो, मेरे पास भी इस तरह की चीजें हो, मेरे पास एंड्रॉइड फोन होता तो सबके पास है आजकल। लेकिन एग्जांपल देने के लिए, आपको पॉलिटिकल साइंस की डेप्थ को समझने के लिए आपको जो है ये एग्जांपल देना जरूरी है। एग्जांपल से आप अगर नीचे जाएं तो हम समझते हैं, जब आप शाम को घर जाओगे तो आप अपने डैडी से बोलोगे कि मेरे पास एंड्रॉइड फोन होना जरूरी है, मेरे पास आईफोन होना जरूरी है, मुझे इस तरह का कलरफुल बैग चाहिए। ये तो लड़कियों के लिए अलग रहेगा, और लड़कों के लिए अलग रहेगा, उनकी डिमांड अलग रहेगी और लड़कों की डिमांड अलग रहेगी। तो वहां पे 2 चीजें होंगी। एक, आपका फादर बोलेगा कि अभी जो है हमारी माशी या माली हालात ठीक नहीं है, हम आगे जाकर 1-2 महीनों में जब आपका फोन हम आपको अवेलेबल करवाएंगे या बैग अवेलेबल करवाएंगे। यहां पे 2 चीजें हुई। या तो आपका डैडी आपको बोलेगा कि
हाँ कल आपको ये मिल जाएगा। होता है जो आपने बोला, द वे ऑफ स्पीकिंग, द वे ऑफ डिमांड, इट्स ए राइट टू डिमांड। आपने जो डिमांड करी बात, आपने जो डिमांड रखी अपने पेरेंट्स के सामने, पहली बात तो आपने वो पॉलिटिकल साइंस में रखी, और बदले में जो आपको वहां से अपने फादर की तरफ से जो आपको वहां पे जवाब मिला, द आंसर दैट द फादर गेव टू यू, आइदर ही एक्सेप्टेड योर डिमांड, आइदर ही डिलेड इट। अगर फादर ने एक्सेप्ट किया तो आपका राइट पूरा हो गया, अगर आप फादर ने डिले किया कि आगे जाकर 1-2 महीने में लाएंगे, तो उसे कहते हैं द एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड एंड द डिले ऑफ डिमांड। सो राइट आपका यह है कि आप कह सकते हो, डिमांड कर सकते हो, वो आगे जाकर जो जिसके अंडर आप हो, जिस पे आप डिपेंड हो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, क्या वो उस आपकी डिमांड को फुलफिल करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो फुलफिल ऑफ डिमांड होगी, अगर नहीं करता है तो डिले ऑफ डिमांड हो गया। सो पॉलिटिकल साइंस क्या है कि आपके घर से ही शुरू हो रहा है। आप जो मांगने की कोशिश कर रहे हो वो आप सामने रखते हो, जो आप सामने रखते हो, दैट इज द सेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द फीलिंग दैट यू शेयर विद योर पेरेंट्स, द फीलिंग दैट यू शेयर विद योर फ्रेंड्स, द फीलिंग दैट यू फील अबाउट द स्टेट, ये गवर्नमेंट ठीक है कि नहीं है, ये फीलिंग जो है ये पॉलिटिकल साइंस है, ये फीलिंग पॉलिटिकल साइंस। तो हर एक सब्जेक्ट में जब तक उसके ऑथर्स इंट्रोड्यूस ना हो तब तक जो है वो सब्जेक्ट हम इनकम्प्लीट समझते हैं। हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन एक थ्योरेटिकल बेस और थेरिस्ट का इंट्रोडक्शन जरूरी होता है कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में वो क्या कहते हैं, ये जरूरी होता है। तो पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले डेफिनेशन जो है हम अगर लेंगे पाउल जेनेट की, इसने कहा कि पॉलिटिकल साइंस जो है इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस, और यह हमें गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट के रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है। ये किसी डेफिनेशन है पाउल जेनेट की कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगा, इसका व्यवहार स्टेट जो है अपने सिटीजन का क्या रहेगा, ये है पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन। पॉलिटिकल साइंस हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारी रिलेशनशिप जो गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट की स्टेट के साथ क्या रहेगी। अब होराल्ड डे लास्की बोलता है जो पॉलिटिकल साइंस है ये है स्टडी ऑफ पावर एंड इन गवर्नमेंट एंड रिलेशनशिप ऑफ सिटीजन विद द गवर्नमेंट, ये होराल्ड डे लास्की बोलता है। तो वो कहता है कि जो एक बेसिक सिटीजन जो होता है एक कंट्री का, एक स्टेट का, तो उसकी रिलेशन गवर्नमेंट के साथ क्या होगी, और उसका ह्यूमन नेचर किस तरह अडॉप्ट करता है स्टेट, उसकी डिमांड किस तरह फुलफिल करता है, उसके राइट्स किस तरह उसको प्रोवाइड करता है। तो ये है पॉलिटिकल साइंस की एक डेफिनेशन जो होराल्ड डे लास्की ने दी है। आगे बढ़ते तो लासवेल कहता है कि पॉलिटिकल साइंस इज शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। अब ये पावर क्या है? पावर है कि ये इकोनॉमिक पावर है, ये पॉलिटिकल पावर है, ये सोशल पावर है, ये कल्चरल पावर है, ये यहाँ सॉफ्ट पावर है। कौन किस किस्म का पावर जो है लासवेल यहां हमें डेफिनेशन के जरिए समझाता है। उसने सिर्फ पावर वर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन ये नहीं बोला कि कौन सा पावर है। तो एक किस्म की पार्शियल डेफिनेशन लेकर लासवेल बोलते हैं कि इट्स शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। पॉलिटिकल साइंस इज ओनली शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। तो जब आप देखते हो अपने समाज में भी, अगर हम एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा, आपके गांव में अगर सरपंच रहता है, सरपंच के पास कॉन्स्टिट्यूशनली पावर है कि वो जो है अगर कोई काम गांव में होगा या कोई डिसीजन लेना होगा गांव के हित में, तो सरपंच पहला उसका हकदार रहता है डिसीजन लेने में। लेकिन अगर सरपंच अपने पावर का आपके गांव में उस तरह का इस्तेमाल नहीं करता जो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको दिया गया है, जो उसको बोला गया है करने के लिए, जिस तरह आपने उसको वोट करा है, तो अगर वो नहीं लेता डिसीजन, तो वो उसके पास जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, या वो पावर को सही इस्तेमाल कर रहा है, आपके जो है गांव की हालात ठीक कर रहा है, तो वो भी एक किस्म का पावर है। दूसरा पावर होता है कि एक कंट्री का और कंट्री के साथ रिलेशनशिप क्या है, अमेरिका और इंडिया के साथ रिलेशनशिप क्या है, क्या ये सॉफ्ट पावर है, क्या ये इमीडिएट पावर है, क्या ये फोर्सेबल पावर है, क्या ये कन्वेंशनल पावर है, किस किस्म का पावर है ये। तो पॉलिटिकल साइंस की लासवेल बोलता है कि पॉलिटिकल साइंस की जो असल में जो बुनियाद है, ये समझता है, हमें समझाता है इस पावर को। आगे बढ़ते हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन कहानी क्या है? असल में डेविड ईस्टन जो है इसने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में पॉलिटिकल साइंस को बहुत गहराइयों में लेकर फिर अपनी ही डेफिनेशन को इसने क्रिटिसाइज कर बोला कि जो है पॉलिटिकल साइंस हम फैक्ट से या वैल्यू से अलग नहीं कर सकते, फैक्ट और वैल्यू एक साथ रहेगा। जो मैं आगे जाकर आपको पॉलिटिकल थ्योरी में जब हम 11th का जो पॉलिटिकल थ्योरी एक सेगमेंट रहता है, एक सब्जेक्ट रहता है, वहां पर हम डेविड ईस्टन को पढ़ेंगे। इसने कहा कि पॉलिटिकल साइंस से अथॉरिटी टू एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, जो वैल्यूज जिसमें सही क्या है गलत क्या है, इसको चैनलाइज करना, इसको समाज में इस तरह समझाना, समाज में इस तरह अडॉप्ट करना,
इन वैल्यूज को, जो क्या गलत है क्या सही है, पॉलिटिकल साइंस इसके लिए किस रूलर के पास, किस लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर के पास, कौन सा प्राइम मिनिस्टर अच्छा है, कौन सा प्रेसिडेंट अच्छा रहा है, तो ये हमें समझाता है पॉलिटिकल साइंस कि इसने जो पावर का इस्तेमाल कैसे किया, क्या इसने एलोकेशन, क्या इसने रिसोर्स का इस्तेमाल सही किया, क्या इसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स सही किया, तो ये भी हमें पॉलिटिकल साइंस समझाता है। गार्डनर कहता है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिनर्स एंड एंड स्टेट, कि स्टेट जो है, पॉलिटिकल साइंस का काम है स्टेट में क्या हो रहा है, स्टेट में क्या नहीं हो रहा है, ये हमें जो है पॉलिटिकल साइंस सिखाता है। ये गार्डनर ने कहा है। डेवलप भी यही कहता है कि इससे पॉलिटिकल साइंस गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। तो गवर्नमेंट जो है, जो हम बनाते हैं, जिसको हम जब हम वोट करते हैं तो हम गवर्नमेंट बनाते हैं, तो जो लेवला कहता है कि पॉलिटिकल साइंस की जो है डेफिनेशन है और वो गवर्नमेंट की डेफिनेशन है। तो आगे बढ़कर अब आज 21वीं सेंचुरी में ये डेफिनेशन जो है कहीं पर भी फिट हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस सिर्फ इन डेफिनेशन तक सीमित नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि यू बॉर्न इन पॉलिटिकल साइंस, यू विल डाई इन पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट किस्म का सब्जेक्ट है। इसमें आपकी लिविंग लाइफ इंट्रोड्यूस होती है। इट्स अ लिविंग सब्जेक्ट। आप हमेशा क्या फील करते हो, आप किसको गलत मानते हो, किसको सही मानते हो, क्या गरीबी का नजरिया आपका क्या है, अमीरी का नजरिया आपका क्या है, यह आप पॉलिटिकल साइंस में करोगे। तो मेरी अपनी डेफिनेशन जो है मैं आपको बता दूं, जिससे हम शुरू करेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस को एक डायनेमिक सब्जेक्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल साइंस इज द ऑब्जर्वेशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिटिकल इन रियल ऑफ पॉलिटिकल थियरी। ऑब्जर्वेशनल क्यों है? क्योंकि जब आप बोलते हो कि अगर आपके समाज, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कोई मिशन या कोई स्कीम निकाली है जिसमें जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो है, अपने उस डिस्ट्रिक्ट में जो है हर एक युवा का हक होगा, हर एक बंदे का हक होगा कि वो उसमें पार्ट ले। लेकिन अगर उस स्कीम में, उस स्कीम में कुछ तरह की करप्शन आती है, तो आपने वो करप्शन को समझा, आपने उस चीज को समझा कि यहां पे गलत हो गया, तो जो इसका हक था उसको नहीं मिला स्कीम के जरिए। तो जब आप बोलते हो कि वो थिंकिंग जो सब सोच होती है आपकी, द थिंकिंग दैट दिस इज रॉन्ग, दिस इज हैपनिंग रॉन्ग इन माई डिस्ट्रिक्ट, तो जो थिंकिंग है, जो आपकी फीलिंग आई, वो पॉलिटिकल है। आपने पॉलिटिकली इसको चैनलाइज किया दिमाग के जरिए, अपने फीलिंग के जरिए, और आपने अपनी जो वॉइस का इस्तेमाल करके बोला कि गलत हो रहा है, तो वो गलत होना, द फीलिंग ऑफ गलत होना, दैट इज द पॉलिटिकल। और आपने जो ऑब्जर्व किया, अपनी चीजों को ऑब्जर्व किया माइन्यूटली, वो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल थ्योरी में, फिर पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, तो फिर आप उसको गलत होना, द राइट एंड रॉन्ग, ये किस थ्योरी में आता है? क्या ये जस्टिस में आता है, क्या ये लिबर्टी में आता है, क्या ये फ्रीडम में आता है, क्या ये कर्ब ऑफ पावर होता है, क्या रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ पावर है, क्या रॉन्ग एक्सरसाइज ऑफ पावर है, ये पॉलिटिकल थ्योरी में आता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी जब हम सेकंड पार्ट में जाएंगे 11th क्लास में, वहां पर मैं इसको आपको सही से समझाऊंगा। लेकिन आपको इतना समझना कि पॉलिटिकल थ्योरी में हमारी वैल्यूज आती है, हमारी सोच आती है, जो आगे जाकर आप फिर इंप्लीमेंट करते हो अपने आप पर, समाज को देखकर, स्टेट को देखकर। तो इसके चलते सबसे पहले जो है आपको अपना सिलेबस देखना है, उसके बाद जो हम आपको रिकमेंड करेंगे रिसोर्स, वो समझना है, और उसके बाद आपके पास जरूरी एक पेन और नोटबुक होना चाहिए, ताकि आप जो लेक्चर के दौरान जो हम बोलेंगे वो आप अपने हिसाब से लिख पाएं। हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, बाद में पीपीटी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपका पूरा सिलेबस जो है वो अच्छे से आपको समझाया गया होगा, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर 11th क्लास आपके सिलेबस में है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। वो आपकी 11th के लिए किताब रहेगी एनसीईआरटी की, वो आपको बेसिक पढ़नी पड़ेगी लेक्चर के अलावा। उसे पहला टॉपिक आपका रहता है नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? Before going to this debate, why do we need a constitution, we should have a great idea of why and what constitution. Constitution क्या है असल में? किताबी डेफिनेशन को आगे रखकर उसे हम अभी साइडलाइन करते हैं। आप फील क्या करते हैं कि एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए? अगर आपको एक स्टेट को समझना है, हम बोलते हैं कि अक्सर फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। इसी तरह अगर फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, एक इंसान का अगर आप चेहरा देखकर उसका दिमाग समझते हो, तो जब आप स्टेट बोलते हो, स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंडेक्स ऑफ स्टेट, इट्स अ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट।
फॉर एग्जाम्पल, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को आगे जाकर पढ़ोगे, वहां पे एक और इंडेक्स आता है, उसे प्रेम्बल कहते हैं। एवरीवन एक्सेप्ट दैट प्रेम्बल जो है, प्रेम्बल प्रेम्बल इज द इंडेक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स है, इट्स इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंडेक्स ऑफ स्टेट, इट्स इंडेक्स ऑफ स्टेट, इट्स एन इंट्रोडक्शन टू द स्टेट। कौन सा स्टेट किस तरह चलता है, अगर आपको किसी स्टेट के बारे में समझना है, पहले उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एटलीस्ट पता करो। यू शुड हैव ए वेरी गुड नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट स्टेट इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द स्टेट। सबसे पहले क्या है, अगर आप इंडिया के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता करोगे, जो भी हमारा असल में टॉपिक है, हम आगे जाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन, अगर हम एक ब्रीफ ओरिजिन में जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक स्टेट को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, और उसमें हम पॉलिटिकल साइंस को भी दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक होता है कि नॉर्मेटिव मेथड, उसमें दो मेथड्स आते हैं, एक है नॉर्मेटिव मेथड, दूसरा है साइंटिफिक मेथड। क्यों? हमें हमेशा जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे, समझोगे किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको नॉर्मेटिव मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इट गिव्स अस, नॉर्मेटिव मेथड क्या है, ये हमें क्या होना चाहिए, नॉर्मेटिव मेथड का इस्तेमाल होता है क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। इट गिव्स ए मल्टीपल एंड सूटेबल डेफिनेशंस। आप अपने हिसाब से, आप अपनी जहनी तौर, दिली तौर क्या समझते हैं कि इस चीज में क्या नया होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, हमें नॉर्मेटिव समझाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर प्रॉब्लम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं है, ये आप नॉर्मेटिव मेथड में समझोगे। जब हम साइंटिफिक मेथड में जाएंगे, साइंटिफिक मेथड को आपको इट गिव्स अस अ फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की डेफिनेशन आपको आर्टिकल देगा, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन देगा। अंडर आर्टिकल 75 से 78 तक आपको प्राइम मिनिस्टर की डेफिनेशन देगा, लेकिन वो नॉर्मेटिव में रहेगा, वो रहेगा नॉर्मेटिव में। पीएम की डेफिनेशन जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन देगा 75 से 78 आर्टिकल तक, इसका रोल क्या रहेगा। लेकिन क्या पीएम को देखोगे, देख पाओगे? यस, यू कैन सी द पीएम इंडियन, इफ यू से मिस्टर नरेंद्र मोदी, यू कैन सी नरेंद्र मोदी, आप उसे देख सकते हैं टीवी पे। नरेंद्र मोदी एग्जिस्ट्स, इट मींस ही एग्जिस्ट इन साइंटिफिक मेथड। जिसकी एग्जिस्टेंस है, जिसकी पॉजिटिव अप्रोच है, जिसकी अपीयरेंस है, वो आप साइंटिफिक में पढ़ोगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप दो मेथड्स में पढ़ोगे, और पॉलिटिकल साइंस को भी आप दो मेथड में पढ़ोगे, एक नॉर्मेटिव मेथड में पढ़ोगे, एक साइंटिफिक में पढ़ोगे। यहां पर आपको फीलिंग्स के का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी सोच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहां आपको फैक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ आई से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इफ आई से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट आपको, प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यू कैन सी प्रेसिडेंट। सो साइंटिफिक मेथड में आपको फैक्ट्स को दिखाया जाएगा पॉलिटिकल साइंस में, और नॉर्मेटिव मेथड में आपको पॉलिटिकल साइंस को फील कराया जाएगा कि आप अपने सोच से कैसे पॉलिटिकल साइंस को समझोगे। लेट्स गो फॉरवर्ड, हम थोड़ा फॉरवर्ड आगे जाते हैं, हम ओरिजिन में जो है पॉलिटिकल साइंस के जाते हैं। ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया का सबसे पहला जो रिटन एग्रीमेंट था, दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। वो 622 एडी में आया था, सऊदी अरेबिया में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, ये इट वाज द फर्स्ट रिटन एग्रीमेंट एज ए कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रेमवर्क करता उस वक्त के अरब कंट्रीज को, वो कैसे गाइड करते अपने स्टेट को। इट वाज द फर्स्ट। और उसके बाद 1215 में यूके का फर्स्ट, उसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। दिस इज द फर्स्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। यूके का जो है मैग्ना कार्टा इज द फर्स्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, जो यूके का है। और जो फर्स्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, द फर्स्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन।
इसे हम नाम देते हैं फिलाडेल्फिया कन्वेंशन भी। सेवनटीन 1787 में फिलाडेल्फिया, इट्स इन पेनिसिल्वेनिया, द स्टेट ऑफ पेनिसिल्वेनिया, यूएस, वहां पर एक कन्वेंशन हुई थी। दिस इज द फर्स्ट मॉडर्न रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड में, जिसने जो बेस बना बाकी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये इट वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिलाडेल्फिया, जो आज भी माना जाता है कि वर्ल्ड, दुनिया का सबसे मजबूत और एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का है। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब बनना शुरू हुआ 1947 के बाद, उससे पहले जो हम समझते हैं कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज क्योंकि हमने भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ प्रोविजंस लिए हैं। इसके पास इनके कॉन्स्टिट्यूशन के पास सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं और सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हैं। 2025 की डेटा के हिसाब से यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 आर्टिकल्स हैं और 27 अमेंडमेंट्स हैं। और इसको बनने में लगा था, द फॉर्मेशन ऑफ एंड ड्राफ्ट, द कंप्लीशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इट टेक्स 4 मंथ्स। इसको 4 महीने लगे थे बनने में। और अगर हम कंपैरिजन में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, 26 जनवरी 1950 में जब हमारा एडॉप्शन ऑफ ड्राफ्ट हुआ, ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस वक्त हमारा इंडिया के पास 395 आर्टिकल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास, और 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। सो दिस इज कॉल्ड बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम 2025 की बात करें, अभी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास 484 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। अगर अमेंडमेंट्स की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास अभी तक 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और लास्ट 2023 में आया था, दैट्स कॉल्ड, इट वाज कॉल्ड वुमेन रिजर्वेशन बिल। इसे नाम दिया गया नारी शक्ति वंदनम अधिनियम। इसका मेन मकसद क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनली इसके पास इट गिव्स 33% रिजर्वेशन टू द वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली हमने अडॉप्ट किया 106 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, और 33% रिजर्वेशन जो है आज मिलती है वुमेन्स को लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 3 years 4 months और 18 days लगे थे। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में इतना वक्त लगा था। सो heading towards the introduction of our first topic, that's called why do we need a constitution? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? Why do we need a constitution? आपका 11th का फर्स्ट टॉपिक है। लेकिन अगर हम अभी इसको कंटिन्यू करें,
तो इस पे एक अलग लेक्चर लगेगा, ताकि आप डीपली जो है कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे और हमें इसकी जरूरत क्यों है, क्यों हर एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, क्यों एक स्टेट को एक, अगर उसके पास टेरिटरी है, अगर उसके पास गवर्नमेंट है, अगर उसके पास पॉपुलेशन है, और अगर उसके पास सॉवरेनिटी है, लेकिन उसके बाद भी एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपका फर्स्ट टॉपिक, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। और आज आई होप कि आपको पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन, पॉलिटिकल साइंस को फीलिंग के साथ कैसे पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस को एज अपना बुनियादी सब्जेक्ट कैसे बनाना है, और इसको अपने तरीकों के साथ कैसे समझना है, दैट इज द पॉलिटिकल साइंस, दैट इट गिव्स यू फ्रीडम to define yourself, to define society, to criticize society, to accept or reject theories, to criticize theories, to give your own theories. It gives you an opportunity. ये मत समझना कि आप 11th क्लास में हो और आप पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन को खुद नहीं बता सकते. You have a right. Political science is a living subject. You have a right to give your own definition. If you understand political science, तो आप अपनी डेफिनेशन भी दे सकते हो, आप एग्जाम में अपनी डेफिनेशन भी लिख सकते हो. लेकिन उसके लिए आपको एक सही तरीके की दिशा और सही तरीके का अमल करना है, जो आप हमारे लेक्चर के जरिए आपको शांति से बैठना है, लेक्चर को पहले से स्टार्ट करना है, अपने हमारे कोर्स को पूरे तरीके से अटेंड करना है, और आगे जाकर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पे हम आपको बताएंगे हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, और बाकी लेक्चर्स फिर आगे कंटिन्यू होंगे. आपका सिलेबस पूरा यहाँ कवर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में. और हमारी जो है हमारे प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं. हम आपको सारा सिलेबस एक जगह शांति से बैठकर क्लियर कराएंगे. और अब मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए खुदा हाफिज.